आज जो है हम लोग अपने क्लास 7th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है यानी डाटा हैंडलिंग, आज वो पढ़ेंगे और जानेंगे हम लोग यहाँ पर कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें और हमें ये पढ़ना ही क्यों पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे इस वाले चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है और इस डाटा हैंडलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो देख सकते हैं हमारा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या लिखा है? डेटा आर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। ये तो हम सभी जानते हैं कि डेटा क्या होता है। किसी भी चीज के इंफॉर्मेशन को नंबर के रूप में इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। जैसे कि अगर आप अपने कॉलोनी में रह रहे हैं तो कॉलोनी में क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि हर 11 साल बाद जनगणना होती है, मतलब कि पॉपुलेशन देखा जाता है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। उस केस में आप देखिएगा एक जनगणना वाले आते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि यहाँ कितने एल्डर्स हैं, कितने जो है एडल्ट है या कितने जो है यहाँ पर यंग्स है। इन सभी का क्या होता है? वो रिकॉर्ड रखते हैं। बट इस रिकॉर्ड को अच्छे से रखना, या फिर आप अपने क्लास में जाते हैं तो अपने क्लास में देखिएगा कि एडमिशन्स होते हैं, है ना। तो एडमिशन होते समय देखिएगा कि आपने हर महीने कितने पैसे दिए। उन पैसे को एक जगह पर रखना ही और उसको अच्छे वे में रखना, ताकि उसे जब भी हम इसका इस्तेमाल करें या जब भी हम देखें तो अच्छे से देख पाए। उसके लिए जो होता है डाटा हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये कहता क्या है कि डेटा आर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर, यानी डेटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसे नंबर के रूप में कलेक्ट किया जाता है। And data is organized and represent graphically so it become easy to understand and interpret। तो क्या पता चला कि डेटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कह सकते हैं जिनको नंबर्स में रखा जाता है और उस डेटा को अच्छे से पढ़ पाए या फिर समझ पाए, उस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम मान लीजिए अपने सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी में अगर हम देखें तो बच्चों को गिना जाए, बड़ों को गिना जाए या फिर बूढ़ों को गिना जाए, इन सभी को क्या करें? काउंट करके हम एक जगह पर क्या कर दे? इकट्ठा कर दे, ग्रुप में लिख दे। तो क्या होगा? हमें समझ में नहीं आएगा कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं और कितने जवान हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसे एक डेटा में डालना होगा या फिर एक ग्राफ में बनाना होगा, है ना। जैसे कि ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने कौन सी चीज कब की थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और उदाहरण लेंगे बढ़िया वाला। जैसे कि आप 7 क्लास में थे, आपको 92% आया, 8 क्लास में गए आपको 97% आया, 10th क्लास में गए आपका परसेंट 87 हो गया। तो अगर मैं इन्हें नंबर्स में रखूंगा ना तो देखने में और उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसे ग्राफ में रखूं तो देखें क्या चीज कि ग्राफ जो था आपका 7 से 8 बढ़ा, 8 से 9 बढ़ा, एंड जब 10 में आया तो ग्राफ क्या हो गया? नीचे हो गया। तो इस तरीके से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना ही जो होता है क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स। मान लीजिए आपकी क्लास में आपका मैथ में कितना परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस को अगर हम क्या करें? नंबर्स में इकट्ठा कर दे तो उसे समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक टेबल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है? फीमेल लिटरेसी रेट इन अ गिवन एरिया। मान लीजिए आपके एरिया में फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी है वो हमें पता करना हो तो हम क्या देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितनी लेडीज हैं या कितने फीमेल्स हैं। फिर उन फीमेल्स का क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए 100 फीमेल्स है और उस 100 में से अगर 50 फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं तो हम कह सकते हैं कि फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी हो जाएगी? 50%। तो आपने सोचा होगा ना कि लोग को कैसे पता चलता है कि किसी भी स्टेट की लिटरेसी रेट क्या है, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उस स्टेट में कितने लोग के पास जॉब है, कितने लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। तो ये ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान के पास जाकर के किया जाता है, बिल्कुल नहीं होता। बल्कि क्या किया जाता है? एक डेंस पॉपुलेशन लिया जाता है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा और उसके 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में वहां पर क्या किया जाता है? तो सर्वे किया जाता है और उस 1 किलोमीटर के एरिया का जो रिजल्ट होता है वो उस पूरे इलाके के एवरेज, यानी कह सकते हैं औसत, एवरेज याद रखिएगा, एवरेज के रिजल्ट के ऊपर क्या कर जाता है? बना दिया जाता है ना। तो इसमें वही पता क्या है, क्या पता चला? डाटा हैंडलिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को नंबर के रूप में रखें और उस नंबर को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे समझना और पढ़ना जो होता है हमारे लिए इजी में हो जाता है। और अब डाटा किस प्रकार का होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे क्लास में, यानी कि आपका मैथ में कितना अच्छा परफॉर्मेंस था आपके क्लास में, उसे ग्राफ के रूप में रखना, या फीमेल लिटरेसी रेट को क्या हो? ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो ये सभी क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग का ही पार्ट होता है। इसमें एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेटा।
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेटा क्या कहता है, व्हेन वी पुट द डेटा इन अ टेबल इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट देम। यानी किसी भी डेटा को अगर हम एक टेबल के रूप में रख दे तो वो हमें इजी वे में पढ़ने में, स्टडी करने में या फिर उस डेटा के बारे में समझने में हमारे लिए आसानी हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर या एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे एक डेटा जो होता है अगर उसे टेबल फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे उसे इजी वे में पढ़ सकते हैं ना। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा हुआ है मिस नीलिमा क्लास टीचर वांटेड टू फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन परफॉर्म इन इंग्लिश एंड शी राइट डाउन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 इन द फॉलोइंग वे। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस नीलिमा जो है वो क्लास टीचर है, वांटेड टू फाइंड हाउ मेनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी हो जाएगा, यानी कितने सारे बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रंस परफॉर्म इन इंग्लिश। यानी कि क्लास टीचर क्या करती है कि एक इस प्रकार से एक डेटा को ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि ये पता चल सके कि उसके क्लास में जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश में परफॉर्मेंस क्या था, उन्होंने कितना बढ़िया और कितना खराब मार्क्स इंग्लिश में लेके आए। सी राइट डाउन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आउट ऑफ 50 इन द फॉलोइंग वे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जितने भी बच्चे थे उनके क्लास में तो आउट ऑफ 50 में से उन्हें कितना मार्क्स आया, यानी टोटल मार्क्स 50 था एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड जो थे वो क्या कर दिया, उन्होंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया। देख सकते हैं उन्होंने लिखा कि पहले स्टूडेंट को 23 आया, फिर 35 आया, फिर उसको 50 में से 48 आया, 30 आया, 25, 46, 13, 27, 32 एंड 38। तो क्या किया मिस नीलिमा जो हमारी मिस नीलिमा जो क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या किया कि जिन बच्चों के परफॉर्मेंस इंग्लिश में 50 में से जितने भी मार्क्स आए थे उसको यहां पर उन्होंने लिख दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके से कोई भी डेटा को लिखना ये कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। यानी कि यहाँ पर हम समझ नहीं सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्लास में आयुष होता तो आयुष को कितना मार्क्स आएगा, क्लास में नीलिमा है तो नीलिमा को कितना मार्क्स आए, ये आप इस डेटा को पढ़ के नहीं जान सकते। बस आप इतना जान सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके जो है 50 में से इंग्लिश में कितने मार्क्स है वो लिखे हुए। तो कह सकते हैं कि जब डेटा को इस रूप में लिखा जाए या इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टडी करने में। सो हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में या फिर हम कह सकते हैं टेबल के रूप में लिखा। तो आप देखिएगा कि आप खुद उसे कितने आसानी से और इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो ये है इस डेटा का टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल फॉर्म। इसमें देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 से लेकर के 7 तक रोल नंबर दे रखा है, नेम दिया है स्टूडेंट्स के एंड 50 में से जितना मार्क्स आया वो भी दे रखा है। तो अब मैं ये समझ सकता हूं ना कि अजय को 50 में से 23 आया। अगर मुझे आशीष का पता करना हो कि रोल नंबर जो 3rd है आशीष, उसको 50 में से कितना मार्क्स आया, तो मैं देखूंगा कि 50 में से आशीष को कितना आया, 48 आया। गोविंद का निकालना है मुझे, या फिर मुझे पता है कि रोल नंबर 6 का मार्क्स पता करना हो तो मैं देख सकता हूं कि गोविंद जो है रोल नंबर 6 है उसे 50 में से कितना आया, 46 आया। तो इससे क्या समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इससे ये समझ में आया कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है कि किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना या फिर उसे ग्राफ के रूप में लिखना या फिर उसे टेबुलर फॉर्म में कर देना ताकि हम उसे इजी वे में स्टडी कर सके, इंटरप्ट कर सके और उसे अच्छे से पढ़ सके। उसी को क्या कहा जाता है, डाटा हैंडलिंग। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना ही डाटा हैंडलिंग कहलाता है। अब इस डाटा हैंडलिंग में जानेंगे कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया था एवरेज। क्या बताया था कि हम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का हम लोग एवरेज निकालते हैं कि उसमें कितने फीमेल ऐसी थी जिनका लिटरेसी रेट या कह सकते हैं जो पढ़ी लिखी थी, और फिर उस बेस पर हम लोग बता सकते हैं कि उस स्टेट में कितनी ऐसी फीमेल होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि अब एक फीमेल से मिलना या उससे पूछना कि वो पढ़ी लिखी है या नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसे एरिया को लिया जाता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो, यानी 1 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो। फिर वहाँ से क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कितने फीमेल्स पढ़ी हैं और उस बेस पर एक स्टेट की लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी रेट क्या होती है, तैयार की जाती है ना। ये सारी चीज़ जानी हम लोगों ने, तो अब बस समझ में आ गया ना डाटा हैंडलिंग क्या होता है। तो किसी भी डेटा के इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में करना या उसे ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना हो या फिर टेबुलर फॉर्म में करना हो ताकि उसे पढ़ते समय या फिर उसे स्टडी करते समय हम उसे ईजिली वे में पढ़ सके या फिर उसे समझ सके, डाटा
हैंडलिंग कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ देखा कि मिस नीलिमा जो क्लास टीचर थी, उन्होंने कुछ स्टूडेंट का इंग्लिश में आए हुए मार्क्स को इस रूप में लिखा जो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। फिर क्या किया, इस अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को उन्होंने टेबल में बनाया, जिसे पढ़ना भी इजी हो गया और ये भी समझना अच्छे से आने लगा कि आशीष का, दीति का, फैजान का, गोविंद का या जय का इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, उनके मार्क्स उनके सामने यहाँ पर लिखे हुए है ना। बात समझ में आ गई ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज में यानी कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर जाननी होगी। सबसे पहले आता है आखिर एवरेज क्या होता है और एवरेज का आखिर हमें यूज क्यों करना पड़ा। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मुझे पता करना हो कि मेरे 1 किलोमीटर या मेरे कॉलोनी में कितने ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले मेरी कॉलोनी की पॉपुलेशन कितनी है। तो मैंने मान लिया मेरे कॉलोनी की पॉपुलेशन 100 है। अब उसमें से कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं उसका मुझे पता करना हो, यानी कि वो परसेंटेज पता करना हो, तो मैं 100 क्या लिखूंगा नीचे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन था, और उसमें से जितनी लेडीज पढ़ी लिखी होंगी उसको ऊपर कर दूंगा, है ना, एंड उससे डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। तो क्या पता चला, एवरेज क्या होता है, अ नंबर एक्सप्रेस द सेंट्रल और अ टिपिकल वैल्यू इन अ सेट ऑफ ए डेटा इन अ पर्टिकुलर मोड, मीडियन और अ मीन विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यू इन द सेट बाय देयर नंबर। तो क्या पता चला कि अगर एक एवरेज क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसे एक्सप्रेस किया जाता है टिपिकल वैल्यू या फिर कुछ सेट, यानी जैसे कि अगर मुझे यहां देखना हो, मुझे पता करना हो कि इनका एवरेज मार्क्स क्या था पूरे स्टूडेंट का, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा इस पूरे सेट में आखिर कितने नंबर्स थे। तो मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 स्टूडेंट का यहां पर मार्क्स है। तो 10 स्टूडेंट क्या कर दूंगा, मैं नीचे लिख दूंगा और उसमें से जितने स्टूडेंट का जो मार्क्स आया उन्हें ऐड करके 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो एवरेज बता देगा कि आखिर एवरेज जो है इन सभी स्टूडेंटों का क्या है ना। तो बात समझ में आ गई ना। तो एवरेज क्या कहता है, तो एवरेज कहता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी को ऐड कर दे और उनके जितने नंबर है उसे नीचे लिख के डिवाइड कर दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 लोगों की जो है पॉपुलेशन की हमारी कॉलोनी है, उसमें से पता चला 60 जो है महिलाएं फीमेल हैं, तो और उसके अंदर भी पता चला हमें कि उनमें से 10 जो लेडीज हैं वो लोग पढ़ी लिखी है, तो 50 बाय हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कहलाता है हमारा एवरेज। ये एक वैल्यू है और ये वैल्यू से क्या होता है, हम लोग को ग्राफ बनाने में ना क्या होता है, बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी मीन, मीडियन और मीन विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज इन द सेट बाय देयर नंबर। यानी कल को आपसे अगर पूछा जाए कि एवरेज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 12 स्टूडेंट है और 12 स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो हमें कुछ इस रूप में दे रखे हैं आउट ऑफ 10 में। आउट ऑफ 10 में जो है 12 स्टूडेंट के जो है मार्क्स हमें इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से क्या दिया है, 10 स्टूडेंट का मार्क्स दिया। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एवरेज, यानी कि इन स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी इन सभी को प्लस करेंगे सबसे पहले। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 8 18, 18 + 7 25, 25 + 9 34, + 10 44, 44 + 7 कितना हो जाता है 51, + 8 हो जाता है 59, + 10 69, 69 और यहाँ पर हमारा कितना है 7 है, यानी कि 69 में अगर हम 7 प्लस कर दे तो 76 हो गया। तो क्या पता चला कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितने हो गए 76। नीचे में क्या पता चला, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो कितने थे टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने थे 12 थे। तो 76 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ डेसिमल में क्या आएगा, आंसर आएगा। किसमें आएगा, डेसिमल में, क्योंकि हम लोग टेबल पढ़ा है 12 6 होता है 72, 4 बच गया तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 12 3 कितना हो जाता है 36, यानी आंसर हो जाता है 6.3। ये हो गया मेरा आंसर। तो क्या पता चला कि याद रखना है कि जब भी हमारे पास डाटा हैंडलिंग में एवरेज निकालने के लिए आएगा तो जो भी वैल्यूज होंगी उन सभी का एडिशन कर देना है, सम कर देना है और उतना जितना नंबर होगा वो नंबर काउंट करके नीचे उससे डिवाइड कर देना है। ये कहलाता है एवरेज। और एवरेज का इस्तेमाल डाटा हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से कुछ हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जाननी होगी। उनमें सबसे पहले आया था मेरा एवरेज, है ना।